तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना एग्रीकल्चर। ठीक है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से जो कंट्री का 68.8% पॉपुलेशन है ना, वो कहाँ है पता है? रूरल। और इंडिया का वर्कफोर्स का 72.4% जो है वो है रूरल। ये विथ रेस्पेक्ट टू वर्कफोर्स। ठीक है। और ये विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर में एक और कंसेप्ट आता है तुम्हारा, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाला पढ़ सकता है उसको, है ना। एक डुअल इकोनॉमी मॉडल होता है, कौन दिया है वो बता सकता है? आर्थर लुइस। सर आर्थर। सर आर्थर लेविस। इसमें कुछ नहीं है, बस यही है ना कि जैसे मान लो कि इकोनॉमी में तुम्हारा जैसे जैसे वर्कफोर्स बढ़ते जाता है ना, उसको उठा के आप जो है चुपचाप से उसका स्केल अपग्रेडेशन कीजिए और उसको इंडस्ट्री की तरफ लेते चलिए, तो आपका जो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो उठते चलेगा और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप जो है अचीव कर लीजिए। ठीक है, मतलब कहीं अगर यहाँ पर कहीं है तो जाके अपना कर्व बढ़ा के भी यहाँ पर कहीं अचीव करेगा। मतलब वही बात है कि इंडस्ट्री में मान के चले थे कि इकोनॉमी में दो ही है, एक तो एग्रीकल्चर है और नहीं तो फिर इंडस्ट्री है। ठीक है, तो वो तो चलो ठीक है। अब कुछ कुछ और डेटा का बात करें तो थोड़ा तुम लोग मेन से भी तैयार हो जाएगा, है ना। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, कंट्रीब्यूट्स अबाउट। नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का? नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का? इंडिपेंडेंस के वक्त कितना था? 1947 के बाद जो 47 48 का था उसमें 60% ऑफ जीडीपी था। ठीक है, वो घट के अभी अभी आ गया है तुम्हारा करीब करीब 15% के आसपास है। ठीक है, इसको बॉक्स बना के छोड़ दो, है ना। जो लेटेस्ट आएगा फिगर वो हम लोग कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 1951 में ये एम्प्लॉयमेंट ना तुम्हारा 70% के आसपास था। 2011 के सेंसस के हिसाब से भी हम लोग बता दिए हैं कहाँ पर है ना। और कैपिटल फॉर्मेशन में ठीक ठाक रोल प्ले करता है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन में ठीक ठाक रोल प्ले करता है। जैसे एक तुम्हारा ये पढ़ना है तुम लोगों को, कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर तुम लोग पढ़े हो, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह में पढ़े होगे ना? पढ़े हो पेपर टू में? अरे पढ़े हो बताओ, तब बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। पढ़ लिए हो, चलो ठीक। दूसरा तुम्हारा आता है फूड सरप्लस वाला बात, है ना। आजादी के वक्त जो है फूड हम लोग फूड स्कारसिटी था हम लोग के पास, लेकिन अब जो है हो चुका है, बढ़ गया है वो। ठीक है, फूड सरप्लस कंट्री हम लोग हो चुके हैं। इंडिया फूड सरप्लस है ना। दूसरा, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर के रूप में हम लोग रॉ मटेरियल्स पूरे दुनिया को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चर के थ्रू, है ना। पॉवर्टी रिडक्शन का वो है कहानी। जैसे एक रिपोर्ट आया था, है ना, वो रिपोर्ट ये कहता है कि ब्रिक्स कंट्री में ना, ब्रिक्स कंट्री में ना अगर 1% का ग्रोथ होता है ना, क्या कहाँ पर? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर का जो 1% का ग्रोथ है ना, तो ना वो ना पॉवर्टी रिडक्शन रेट जो होता है ना, पॉवर्टी रिडक्शन रेट, उसको पता है कितना टाइम्स बढ़ा देता है? करीब करीब 2 से 3 टाइम्स बढ़ा देता है। पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्टडी है ब्रिक्स का। ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में पहले नहीं आता था मेन से रिलेटेड टॉपिक, अब मेन से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स आने लगा है। ठीक है, तो तेजी से हम लोग बात करते हुए चलते हैं। ठीक है, लैंड रिफॉर्म तुम्हारा हुआ था, है ना, क्योंकि देखो इंडिया का जो इकोनॉमी था ना उसको ब्रिटिश लोग लिटरली ट्रिपल कर दिया था, लिटरली क्या ट्रिपल ही कर दिया था। ठीक है, तो कुछ कुछ सिस्टम हुआ करता था इंडिया में, एग्जिस्ट करता था। जैसे तुम्हारा पहला था जमींदारी सिस्टम, दूसरा महलवारी सिस्टम, तीसरा रईयतवाड़ी सिस्टम। तो महलवारी जमींदारी सिस्टम में ना तुम्हारा मान के चलो कि 25% एरिया तक कवर था। महलवारी में तुम्हारा 39% एरिया कवर था। और रजतवाड़ी में ना 36% था। अगर कल को यूपीएससी पूछता है कि कौन सिस्टम ज्यादा डोमिनेट करता था, तो महलवारी, उसके बाद रजतवाड़ी और जमींदारी बहुत कम जगह पे होगा। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव था ना, लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव पे
19 में क्वेश्चन बना हुआ यूपीएससी है ना। तो लैंड रिफॉर्म का ना दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला था जितना भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है आपके मार्केट में, है ना, और गांव में जितना भी तरह का सोशल इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, इसको कंप्लीटली एलिमिनेट करना, ठीक है, पहला। और दूसरा कि जो तुम्हारा बाबू, क्योंकि उस वक्त ना हम लोग क्या थे, फूड इनएफिशिएंट कंट्री थे, फूड सफिशिएंट कंट्री थे नहीं, है ना। तो उस चक्कर में जो पुअर प्रोडक्शन था हमारा, पुअर प्रोडक्शन था, उसको बढ़ाना था। तो सम टोटल हम लोग को ओवरऑल जो है अपना प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो था उसको क्या करना था, बढ़ाना था। इन्हीं दो पर्पस के चलते ना, ये दो ऑब्जेक्टिव के चलते ना तुम्हारा कुछ कुछ रिफॉर्म आया। जैसे कि लैंड रिफॉर्म में क्या क्या रिफॉर्म आया, पहला तो एबॉलिशन ऑफ जमींदारीज एंड बीच में जितना भी इंटरमीडिएरीज, है ना, वो हुआ। इसको शुरुआत हुआ था तुम्हारा मद्रास से, ठीक है, ये सब फैक्ट है, दिमाग में रखना, मद्रास से। उसके बाद फिर इसको किया वेस्ट बंगाल, ठीक है। और शुरुआत तो मद्रास में हो चुका था, लेकिन जो था ना जमींदारी को एबॉलिश करने के लिए जो पहला जो स्टेट जो कानून पास किया था ना, वो था वेस्ट बंगाल, ठीक है। इनिशिएट मद्रास में हुआ था, लेकिन लॉ लॉ वाइज ना पहला जो स्टेट था वो वेस्ट बंगाल था, ठीक है। बिहार था सर शायद। नहीं नहीं, ये था तुम्हारा वेस्ट बंगाल था, 100% वेस्ट बंगाल था, ठीक है। हम्म। 1948 का बात है ये, ठीक है। चलो। सर अच्छा, ऑपरेशन बारगा ये वेस्ट बंगाल का ही था ना, क्या या चीज? ऑपरेशन बारगा, हाँ भारगा। हाँ 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 हाँ, ऑपरेशन बरगा। अप्पू कमेटी एक था, पीएस अप्पू का कमेटी था, वो ऑपरेशन बरगा को ये किया था तुम्हारा। कर बात करेंगे अभी आगे, बात करेंगे, सब पे बात करेंगे, ठीक है। तुम्हारा मेंस का भी, ऑप्शनल का भी, सारा क्वेश्चन लगभग लगभग कवर हो गया इसमें, ठीक है, परेशान ना हो। तो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड इंटरमिलियरीज थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा टाइप का जो रिफॉर्म था वो था टीनेंसी रिफॉर्म। बाबू इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। टीएनसी रिफॉर्म टाइप का क्या होगा कि टीनेंट्स का ना कुछ कोई लैंड रिकॉर्ड था नहीं कि कितना दिन से खेत जोत रहा है, कितना जोत रहा है ना। साथ ही साथ टीनेंट्स को कभी भी उठा के फेंक देता था जमींदार लोग, है ना, अपने ऊपर। अच्छा, टीनेंट को जैसे जमींदार लोग दे दिया जाए कि लो मेरे खेत जोतो, फिर एब्सेंटली ऑर्गेनाइजेशन का जैसे कंसेप्ट था ना, वैसे सब टीनेंसी का भी कंसेप्ट हो गया था, ठीक है। तो बेसिकली ना तीन टाइप का टीनेंट्स था जिसको हमको सेट करना था। तो पहला था तुम्हारा टाइप का जो था उसका नाम था ऑक्यूपेंसी टीनेंट्स। दूसरा था तुम्हारा टीनेंट्स एट विल, नाम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो था सब टीनेंट्स। इसको हम बता दें, ये ना सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटेड कंडीशन में ना ये था, ठीक है, एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटेड स्टेट में ये था, ठीक है। ये लोगों को पता है कभी कोई पकड़ के ना बेगार भी करवाने लगता था। बेगार में तो समझते हो ना क्या, फोर्स्ड लेबर, ठीक है। और इन लोगों को एक चीज और देना पड़ता था, पता है क्या, नजराना। नजराना जो एक तरह से ना, नजराना मतलब गिफ्ट टू लैंडलॉर्ड्स, एलएल लिख लो, ठीक है। ये जो थे इनको भी जब मन करता था, टीनेज कौन था जिसको जब मन करता था उठा के फेंक देता था, है ना। और ऑक्यूपेंसी टीनेज वो कैटेगरी के थे जो लैंड राइट जो है ना एक तरह से मतलब सबसे बेटर कंडीशन में ऐसे समझो, ठीक है, ये सबसे खराब स्थिति में है, सबसे बेटर कंडीशन में ये है, ठीक है। ये एक तरह से ना परमानेंट राइट्स एंजॉय करता था, ठीक है, लैंड पर परमानेंट राइट्स एंजॉय करते थे, ठीक है। तो इसको कैसे सेट किए, इसको सेट करने के लिए दो चीज आया। एक तो आया तुम्हारा रेगुलेशन ऑफ रेंट, है ना। कुछ भी नहीं, बहुत सारा स्टेट था, है ना, वहां पर क्या होता था 60 से 80% का जो प्रोडक्शन होता था ना वो एज ए टैक्स ले लेता था, ठीक है। तो एक तरह से इसको ये एक टर्म होता है यूजोरियस, ठीक है, यूजोरियस। तो इस तरह का जो था, तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो था, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, है ना, वो बोला था कि बेटा इसको घटा के 1/4 या फिर 1/5 पे ले आओ, ठीक है। तो एक तरह से मतलब वहां पर नींव रख दिया गया था कि कहानी खत्म होने वाला है, ठीक है। कुछ कुछ स्टेट था जहां पर 80% तक भी जाता था, जैसे साउथ में था, है ना, साउथ में तमिलनाडु वगैरह तक में 70% तक भी चला जाता था, है ना। दूसरा इसको सेट करने के लिए एक और चीज आया था जिसको बोले थे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में एक ना प्रैक्टिस होता था जिसका नाम था, पता है क्या, सनसेट लॉ। सनसेट लॉ क्या होता है कोई बता सकता है? सनसेट लॉ, सनसेट लॉ लिख लो, लिख लो सनसेट लॉ लिख लो। फार्मर्स वर फार्मर्स वर evicted evicted upon failure upon failure
टू डिपॉजिट देयर रेंट टू ब्रिटिश स्टेट बाय द डस्क ऑफ द डे। मतलब सनसेट हुआ और तुम्हारा पैसा हमारे तक नहीं पहुंचा तो तुम कल से वहां जुताई नहीं कर सकते हो। ठीक है। तीसरा जो सेट करने का बात किया, जो टीएनसी को सेट करने के लिए, एक था तुम्हारा राइट टू ओनरशिप, है ना। राइट टू ओनरशिप, राइट टू ओनरशिप ना एक तरह से ना वही था तुम्हारा, क्या बोलते हैं कि सबको बोला हो, जैसे इसमें लिख लो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड 5 ईयर प्लान में भी ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो था कुछ कुछ गाइडलाइन पास किया कि भैया तुम जो हो ना ओनरशिप ऑफ लैंड है उसका क्या रिकॉर्ड है उसको कलेक्ट करो और ट्रांसफर करना शुरू करो राइट्स को। ठीक है। उसी में एक तुम्हारा जो जैसे अभी हिमांशु बता रहा था, वेस्ट बंगाल में ना पीएस अप्पू की कमेटी के रिकमेंडेशन पे, पीएस अप्पू की कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन बरगा। ठीक है। इसमें यही चीज हो रहा था। ऑपरेशन बरगा में क्या हुआ था कि जैसे जो एक्सेस लैंड था ना उसको लैंडलॉर्ड से लिया जा रहा था, है ना, और उसको जो है बांट दिया जा रहा था जो एक्चुअल टेलर्स थे, एक्चुअल टेलर्स थे। इसमें ना फोर्स, इस वक्त ना फोर्स का उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है। इसमें एलिमेंट ऑफ ये इथिक्स में भी यूज कर सकते हो, परसुएशन, एक मिनट, एलिमेंट ऑफ परसुएशन। ठीक है। परसुएशन पढ़ना है तुम लोग को, अरे ऐसे मत करो, इथिक्स में पढ़ना है परसुएशन, तो एलिमेंट ऑफ परसुएशन से किया गया था। इसमें ना बरगा में मतलब ये समझो, बरगा ना यहाँ से आया था तुम्हारा, बरगादर से आया था। ठीक है, बरगादर से। तो जितना भी तुम्हारा करीब करीब 14 लाख के आसपास शेयर क्रॉपर थे उनको बेनिफिट हुआ था। सिमिलर एक्सरसाइज तुम्हारा केरला में भी हुआ था, वहां पर 28 लाख किसान को हेल्प किया था। ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ पता है, इसका इसका इम्पैक्ट क्या दिखा, इसका इम्पैक्ट ये दिखा ना कि तुम्हारा जो फूड प्रोडक्शन था ना, फूड प्रोडक्शन था ना, वो 5 साल के अंदर पता है विद इन 5 ईयर्स ना करीब करीब 20% से शूट कर गया था। 20% बहुत बड़ा अमाउंट होता है उस देश में जो देश भूखा नंगा कंगला टाइप का है। ठीक है। 20% राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कहानी था। ठीक है। एक और फिर उसके बाद फिर ना तुम्हारा एक और आया था कि ठीक है चलो भैया लैंड तो सबको मिल गया, सबको अब आजाद हो गया, है ना। अब क्या करता है, अब ना एग्रीकल्चर को ना, एग्रीकल्चर को ना, अरे यार क्या दिक्कत है, एग्रीकल्चर को ना रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसको कैसे कर रहा था, तो इसको करने का तरीका था तुम्हारा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड में क्या हुआ ना कि फिर से वही बात बोला गया है सबको, किसान सबको बोला गया कि भाई देखो एक काम करो, तुम लोग सब जो हो अपना जो यूनिट सब है ना उसको एक साथ जो है क्या करो, मतलब काइंड ऑफ ना ये चकबंदी किया जाता था। ठीक है। तो इसका है ना फायदा, और ये कंसोलिडेशन ऑफ लैंड जहां जहां हो गया ना, जैसे तुम्हारा वेस्टर्न यूपी, एक मिनट रुको यार, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये समय क्या फायदा हुआ था बाद में, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर दिखा, तो काइंड ऑफ ये ना चकबंदी था। ठीक है। उसके बाद एक और चीज शुरू किया गया, अब जो है ना किसान लोग को बोलना शुरू किया गया, अरे भाई लोग सुनो, तुम लोग जो हो अपना लैंड को पूल करके वहीं पर कॉपरेशन के साथ फार्मिंग करो। तो कॉपरेशन के साथ आया तो क्या होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है। अच्छा सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलेगा कि चलो ना, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ कुछ काम किया गया जैसे कि लैंड रिकॉर्ड को जो है सेट किया गया। ठीक है। इसी में ना एक इनिशिएटिव चलाया गया था कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्डिंग। तो इसी में बहुत सारा लोग बोलता है ना कि अभी भी लैंड रिफॉर्म जो है ना वो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। ये लॉर्ड, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। एक मेंस का एक डिबेट आता है, मेंस का आता है कि कौन सा ज्यादा बेटर है, स्मॉल फार्म और लार्ज फार्म। इसको हम लोग बात करेंगे बाद में मेंस के वक्त, है ना। लेकिन ये एक डिबेट है, याद रखना, ये डिबेट पढ़ के जाना। ये दो लोग के बीच में डिबेट हुआ था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है तीन तीन प्रपोजिशन लेके आए थे उसमें, है ना। उसमें फिर बाद में फिर इसको चैलेंज, जीआर सैनी थे, प्रेम वशिष्ठ थे, ये लोग चैलेंज किए थे। ठीक है। और लैंड एक्विजिशन एक्ट वगैरह अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है। ओवरऑल इतना ही था। अभी प्रेजेंटली जो है इसी के बेसिस पर हम लोग आगे बढ़े, कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर फेस कर रहा है। ठीक है। उसमें ये होता है तुम्हारा स्टैग्नेशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, है ना।
जो पहले दिख रहा था ना कि टनाटन टनाटन हम लोग का भागे जा रहा है प्रोडक्शन, है ना, वो प्रोडक्शन जो है अब होके बहुत हद तक स्थिर हो गया है। दूसरा, फार्म इनपुट्स जो है ना, फार्म इनपुट्स, उसका कॉस्ट क्या हो गया है, बढ़ गया है उसका कॉस्ट। ठीक है। दूसरा देखो सॉइल ना, सॉइल एग्जॉशन, सॉइल एग्जॉशन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ना, स्पेशली जो ग्रीन रेवोल्यूशन के एरिया था ना, वहां पर इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ ना कि कैपिलरी जो एक्शन था ना सॉइल का, वो तक फेल कर गया है। ठीक है, तो उसको करेक्ट करने का बात किया जा रहा है ना। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा पता है किस चीज का, फ्रेश ग्राउंड वाटर जो था ना, उसका क्या हुआ, डिप्लीशन हुआ। ठीक है। बाकी कुछ कुछ एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, वो तो है ही, है ना। तो अब जो तुम्हारा प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है तुम्हारा क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न, तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब यही होता है ना कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में किस तरह का प्लांट, किस तरह का क्रॉप को जो है ग्रो किया जा रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है ना, जो क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में है, उसमें ना क्या है पता है, फूड क्रॉप्स ज्यादा हम लोग उगाते हैं कि नॉन फूड क्रॉप्स ज्यादा उगाते हैं, देख लो। डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप ओवर नॉन फूड क्रॉप्स। ठीक है। मतलब मान के चलो कि एक तरह से ना 3/4 जो हम लोग का 75% जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो फूड क्रॉप्स का हो रहा है। बाकी इसका जो हो रहा है वो उतना नहीं हो रहा है। ठीक है। एक टाइम एक डेटा लिख लो तो, इंडिपेंडेंस के वक्त, आजादी के वक्त जो है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 75% जो था ना, वो फूड क्रॉप्स के लिए डेडिकेटेड था। ठीक है। बाद में धीरे 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 कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स होने लगा, है ना। ये घट के तुम्हारा अभी जो है 50% के अराउंड है। ठीक है। 50% से थोड़ा कमी है, मतलब मान लीजिए चलो 45% के अराउंड है ना, लेकिन हाफ मान लो। ठीक है। 3/4 से हाफ पे भी हम लोग आए हैं। अभी हम लोग आधा फूड क्रॉप उगाते हैं और आधा नॉन फूड क्रॉप उगाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक और पैटर्न देखो, डोमिनेंस है सीरियल का। ठीक है। सीरियल का, जितना भी फूड क्रॉप्स है ना, उसमें डोमिनेशन किसका है, सीरियल का। सीरियल मतलब क्या होता है, अनाज, चावल और wheat। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा एक तरह से सीरियल। इसका कारण ये है पता है, पहला तो क्रेडिट जाता है एमएसपी को। ठीक है। दूसरा जाता है ना कि प्रोडक्शन में ना रिस्क बहुत कम है। ठीक है। रिस्क बहुत कम है, साथ ही साथ इसमें ज्यादा रिसर्च और इनोवेशन हुआ है, तो बेटर सीड्स है, अवेलेबल है। ठीक है। अगर तुमसे ये पूछा जाता है कि बाकी क्रॉप्स को कैसे प्रमोट करना है, कुछ नहीं करना, बस यही 3 पॉइंट को छेप देना। ठीक है। दूसरे क्रॉप्स में आप क्या कीजिए, एमएसपी बढ़ाइए, जीएम क्रॉप्स ऐसा डेवलप कीजिए कि वहां पर प्रोडक्शन का रिस्क खत्म हो जाए, है ना। प्रोडक्शन को साथ ही साथ ये बढ़ाने वाला भी जीएम क्रॉप को यूज किया जाए, समझे, इसी को छेप के चले आना। ठीक है। एक चीज और हुआ है रिसेंटली, हालांकि अभी इस पर काम किया जा रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर ना एक योजना लॉन्च किया गया है, श्री अन्न योजना। कहे के लिए लॉन्च किया, कोई बता सकता है? मिलेट्स। हाँ, मिलेट्स। मिलेट्स मिलेट्स। कोर्स ग्रेन्स के लिए, है ना, मतलब मिलेट्स को, मिलेट्स डेडिकेटेड। ठीक है। अच्छा, तो आ जाओ अब एक ये इसलिए किया गया है ना, क्योंकि एक डिक्लाइन दिखा है, डिक्लाइन इन कोर्स। ठीक है। इसमें तुम्हारा दोनों में डिक्लाइन दिखा है, कोर्स मील्स में भी दिखा है और कोर्स सीरियल में भी दिखा है, समझे। तो कोर्स मील में तुम्हारा आ जाता है कौन सा, को कोर्स मील कह रहे, कोर्स सीरियल में क्या आ जाएगा तुम्हारा, जवार, बाजरा, बाजरा, है ना, रागी। बार्ले, है ना, और बाकी तुम्हारा मिलेट्स वगैरह सब आ जाता है। ठीक है। मतलब एक तरह से ना इनको इन्फीरियर के रूप में देखा जाता है। एक काम तुम लोग को अभी करना है, कितना टाइप्स का मिलेट्स जो है इंडिया में ग्रो किया जाता है। ठीक है। उसमें सब तुम्हारा आ जाएगा, समझे। कुटकी हो जाएगा, कुटकी कोदो, जितना भी टाइप का है ना, सब तुमको लिख के रखना है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, कंप्लीट कर लेना, तो बेटर स्थिति में रहोगे बाकी लोग से। ठीक है। दूसरा जो है, अब आते हैं, एक सेकेंड, मेजर क्रॉप्स पे आ जाओ। मेजर क्रॉप्स में इंडिया में उगाया जाता है, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। तो देखो बाबू, जो इंडिया में टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगाया जा रहा है ना, उसमें देखो एक आ जाएगा तुम्हारा फूड क्रॉप्स,
एक आ जाएगा तुम्हारा पल्सेस, एक आ जाएगा तुम्हारा ऑयल सीड्स, ठीक है, एक आ जाएगा तुम्हारा बीवरेजेस, है ना, एक आ जाएगा तुम्हारा फाइबर क्रॉप्स, और बाकी तुम्हारा आ जाएगा अदर, ठीक है। इस फूड क्रॉप्स में तुमको पता है क्या क्या है? पैडी है ना, नहीं, वीट है, जवार, बाजरा, मेज, रागी। पल्सेस में तुम्हारा आ जाएगा ग्राम, अरहर। इतना याद करने का जरूरत नहीं है, बस याद रखना लेंटिल, दाल फाल जो इतना भी तुम्हारा आता है ना। ऑयल सीड्स में तुम्हारा आ जाएगा ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कॉटन सीड्स, ये याद रखना, कॉटन सीड्स भी ऑयल सीड के अंदर आता है, सोयाबीन, है ना, कोकोनट, सनफ्लावर। रिफाइंड तेल तुम लोग खाते हो ना, नहीं जाएगा। इसमें आ जाएगा तुम्हारा टी, कॉफी, कोको, या कोको छोड़ दो, कोको है वो करनी है। फाइबर क्रॉप्स में तुम्हारा आ जाएगा कॉटन, जूट, है ना। बाकी अदर में बाबू तुम्हारा वही आ जाएगा, शुगर केन आ जाएगा, स्पाइसेस आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा, वेजिटेबल आ जाएगा, है ना। फ्लावर को उगाने को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, ये सब तो पता ही होगा, है ना। टोबैको वगैरह सब जो है तुम्हारा इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ जरा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ना, टाइप्स ऑफ क्रॉप, है ना, टाइप्स ऑफ क्रॉप में एक सेकंड, सबसे पहले आता है तुम्हारा फूड क्रॉप। इसके बारे में ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, ऊपर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर दिए, बेसिकली जो ह्यूमन कंजम्पशन के काम आता है, ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा कॉमर्शियल क्रॉप, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप, ठीक है। ये या तो सेल के पर्पज से उगाया जाता है, या फिर रॉ मटेरियल के लिए उगाया जाता है, ठीक है। अरे यार, सेल पर्पज के लिए उगाया जाता है, क्या पागल हो गया। सेल पर्पज के लिए उगाया जाता है, तो सेल जो है दो तरह से ये लोग कर सकता है, या तो रॉ फॉर्म में ही कर देता है, या फिर सेमी प्रोसेस्ड कर देता है। इसमें तुम्हारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कॉटन आ जाएगा, जूट आ जाएगा। शुगर केन किस में आएगा? इसमें आएगा कि इसमें आएगा? शुगर केन, में आ सकते हैं, हाँ, दोनों में आ सकता है ना। नहीं नहीं, शुगर केन को किस में क्लासिफाई करते हैं ऐसे? तो रॉ में ही आएगा, क्योंकि तो किस में आएगा? रॉ में आना चाहिए, अरे रॉ में गुड़ मानो बनता है ना। तो फूड क्रॉप में आएगा कि कैश क्रॉप में आएगा? कैश क्रॉप में आएगा। हाँ, शुगर केन ना तुम्हारा कैश क्रॉप में आता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा टाइप का जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन मतलब हो गया जिसके लिए बड़ा बड़ा तुमको स्टेट्स चाहिए, फेजेंडा चाहिए, है ना। ब्राजील में फेजेंडा बोलते हैं, है ना। तो एक तरह से लार्ज स्टेट्स चाहिए तुमको, ठीक है। यही स्टेट का जो हेड होता था ना, उसको पता क्या बोलते थे? डॉन, ठीक है। बाद में फिर हाँ, तो ऐसा कम्युनिटी होगा। वर्ड हो गया, है ना। तो आ, ये कहानी है डॉन की, आ, ये है लॉजिक डॉन के पीछे, इसको डॉन बोलते हैं। है, रबर, और क्या। एक तरह से माई बाप होता था, हम लोग के यहाँ जमींदार होता था, वहीं वहां उधर जाके डॉन इधर डॉन बुलाया जाता था। एक ना तुम्हारा एक फिल्म है इस पे, द मास्क ऑफ जोरो। वो ना कैलिफोर्निया के आजादी के लिए क्या लड़ाई दिखाया है कि कैसे स्पेन से अलग होता है, फिर बाद में सेंट एना को कैसे ठगने का काम किया जाता है, तो फिर एक जोरो आया था और किया था, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही बोला गया है, डॉन कार्लोस। वो एक तरह से स्पेनिश कल्चर है, ठीक है। तुम्हारा मेक्सिको जो है ना, मेक्सिको, मेक्सिको बोल लो तुम लोग, हाँ। मेक्सिको जो है, वहां पर जितना भी तुम्हारा ड्रग लॉर्ड लोग है ना, वो लोग जनरली स्पेनिश ही होता, तो डॉन वहीं से निकल के आया है, ठीक है। चलो हटाओ, काम का बात करते हैं। और चौथा कैटेगरी जो होता है बाबू, वो होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में कहाँ उगाते हो तुम लोग? फ्रूट, फल और फलेरी, ठीक है। फ्रूट और वेजिटेबल, ठीक है। साथ साथ एक चीज आजकल नया उगाने लगे हो, नया क्या हम लोग स्पाइसेस, ठीक है।
है ना। इसी में तुम्हारा थोड़ा कुछ कुछ टर्म्स आता है, जैसे ओलेरी कल्चर होता है ना, फ्लोरिकल्चर होता है ना। फिर अगर तुम वो पास्चर भी उगा रहे हो साथ में उसके, ये भी उगा ले रहे हो, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री भी कर रहे हो, तो उसको सिल्वीकल्चर बोलते हैं, है ना। ठीक है यार, तो पूछेगा नहीं इतना डिटेल में उसका, है ना। तो चलो कुछ कुछ हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं फूड क्रॉप्स का। फूड क्रॉप्स का तो ये हो जाएगा तुम्हारे, लिखो पहले राइस, है ना। राइस क्या है, खरीफ है कि राबी है? खरीफ। क्या गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं, खरीफ, है ना। उसके बाद, मैंने खरीफ ही तो बोला है। हाँ ठीक बोला है कुछ, ठीक है। ये बाबू तुम्हारा 1/4 के आसपास ना ये देश ना राइस उगाता है, ठीक है। 1/4 के आसपास ना ये देश तुम्हारा राइस उगाता है। और तुमको पता है, करीब करीब 50% पॉपुलेशन जो ये देश में जो राइस खाता है, ठीक है। अब जो है, इसके इसके लिए क्या क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए, थोड़ा इकोनॉमी से हम लोग ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इसका रैंकिंग तुम लोग गूगल करोगे, है ना। राइस सबसे ज्यादा किस कंट्री में उगता है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड, फर्स्ट पे कौन है, और इंडिया का क्या पोजीशन है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, कल के क्लास में हम पूछेंगे, है ना। अब छोड़ने वाले नहीं किसी को, ज्योग्राफी, है ना। तो देखो ज्योग्राफी समझो, वहां पर ये उगता है ना जहां पर 125 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश पड़ता है, ठीक है। पहले समझो। दूसरा समझो, टेम्परेचर बाबू इसको जो है, हाई टेम्परेचर चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। लेकिन अब जो है उस सब जगह में भी धीरे धीरे इसको उगाना शुरू कर दिया लोग, काहे कि हमारा HYVs वगैरह भी आ गया है, इरिगेशन का भी ढंग का प्रैक्टिस आ गया है ना। तो ये मान, तो अब जो है वो सब जगह भी उगने लगा है। ये नेचुरल कंडीशन का बात है, ज्योग्राफी का जब भी बात करेंगे ना तो नेचुरल कंडीशन का बात है, ठीक है। करीब करीब 51% जो राइस उगने वाला तुम्हारा एरिया है ना, वो पता है कहाँ पर उग रहा है, इरिगेशन से, ठीक है। इरिगेशन से। अच्छा, इसको सॉइल कैसा चाहिए, तो इसको डीप फर्टाइल लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है। इसमें तरीका तो तुमको बता दिए थे, इसमें पैडलिंग वगैरह होता है, बताए थे ना। ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, एक फील्ड से उठा के दूसरे फील्ड में उखड़ के घुसड़ते हैं, पानी भर के पूरा, है ना। बताया हुआ है ये चीज, है ना। तो ट्रांसप्लांटेशन के टेक्निक यूज होते हैं। एक एक्स्ट्रा थोड़ा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से लिख लो। वेस्ट बंगाल में 3 तरह का राइस उगाया जाता है, अमन, बोडो और ओस, ठीक है। तो एक तरह से मतलब बंगाल में ना तुम्हारा चारों, हमें चार क्या है यार, मतलब सारा सीजन में ना तुम्हारा मिलते रहता है, ठीक है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा जानने की कोई फायदा भी नहीं है ना। तो आ जाओ वीट पे। वीट का बाबू कहानी ये है ना कि राइस के बाद सबसे ज्यादा ना वीट उगाया जाता है, ठीक है, आफ्टर राइस, ठीक है। आफ्टर राइस सबसे ज्यादा वीट उगाया जाता है। इसका कुछ कुछ ज्योग्राफिक कंडीशन लिख लो। ज्योग्राफी का कंडीशन कुछ इसको ये चाहिए, इसको वेल ड्रेन्ड, कैसा सॉइल चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए इसको, ठीक है। दूसरा, इसको जो टेम्परेचर चाहिए, अच्छा टेम्परेचर का बात करें तो मीन टेम्परेचर होगा, ठीक है। मीन टेम्परेचर मतलब एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। 10 से 15 थोड़ा डिग्री कोल्ड। क्या, मतलब थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए ना, मतलब एवरेज से थोड़ा कम। हाँ हाँ, इसलिए तो विंटर में उगाते हैं इसीलिए, थोड़ा सा मतलब कूल टाइप का चाहिए, ठीक है। विंटर सीजन में इसको क्या बोलते हैं, इसको राबी बोलते हैं ना, राबी है ना ये, नहीं, इसीलिए ये राबी हुआ, है ना। अच्छा, इसमें जो है एक चीज और जान लेना, जितना भी सब ट्रॉपिक एरिया है ना वर्ल्ड में भी, वहां पर ही बहुत अच्छा से उगाया जाता है, ठीक है। यूएस का कौन सा एरिया है जहाँ पर खूब ज्यादा इसको उगाया जाता है? पेराइरीज। ठीक है। जैसे यूएस को तुम देखोगे ना, ऐसे मान लो कि ऐसा यूएस का है, यूएस को क्या, यहाँ पर कौन सा माउंटेन है, एंडीज, रॉकीज। रॉकीज माउंटेन, क्या बात है गुप्ता जी। तो रॉकीज माउंटेन में बाबू देखो, पहाड़ को मतलब सामने से देखो, है ना। यहाँ से पानी तुम्हारा उठा, यहाँ पर तुम्हारा बारिश हुआ, और यहाँ से ना तुम्हारा ड्राई वेट चला, ठीक है। तो
यही रॉकीज में साथ ऐसे 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 उठता है, ऐसे जाके गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तुम्हारा जो जो ग्राउंड है ना, रेलीज का ग्राउंड, ये बेस्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना जो ड्राई विंड चलता है ना, तो वो बहुत ढंग का होता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर ना लोग मेज सभी बहुत ज्यादा राइस राइस कहते हैं, वीट उगाता है। वीट का क्या बनाता है, ब्रेड बनाता है। और मेज उगाता है, मेज से क्या बनाता है, मीट से, मेज से ये लोग बनाता है, फ्लोर बनाता है। और जो बच जाता है जैसे भुट्टा खा के तो लोग फेंक देते हो ना, ये भुट्टा वही लोग खिलाता है गाय गाय को, है ना। और फिर इससे क्या निकलता है, ठीक है। इस तरह से वहां का जो किसान है ना बहुत अमीर होता है, ठीक है। चलो, ये तो वहाँ तो वैसे भी बहुत अच्छी घास रहती है ना, अल्फा अल्फा घास रहती है। वहां पर वेस्ट पाकिस्तान में अरे यहाँ तो वैसे भी अल्फा अल्फा घास रहती है ना, अल्फा अल्फा नाम की जो घास होती अल्फाल्फा ग्रास कहाँ होता है? है शायद यही होता है। यहाँ रिप्लेस किया था ना शायद उसको। है, गिर पागल है, कुछ भी बोलता है। अल्फा अल्फा ग्रास जो है तुम्हारा साउथ अमेरिका में होता है, हाँ होता ठीक है। है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं मिलेट्स पे, है ना। मिलेट्स पे जरा आ जाते हैं। मिलेट्स किस टाइप का क्रॉप होता है, राबी होता है कि खरीफ होता है? गुप्ता जी बताइए, क्या? मिलेट्स कैसा होता है, राबी होता है कि खरीफ होता है? मिलेट्स खरीफ होता है, बाजरा तो सभी उगता है ना हमारा। हाँ, क्योंकि तो तो अच्छा मिलेट्स जो बारिश के मिलेट्स, वक्त ही उगता है। अच्छा ठीक है, हो गया। अब सुनो, शॉर्ट ड्यूरेशन वार्म वेदर क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन वार्म वेदर क्रॉप बोलते हैं, है ना बाबू। ये सब ना कोर्स होता है ना, कोर्स ग्रेन्स होता है ना। और ये लोग होता है खरीफ, ठीक है। इसके बारे में जनरली यही बोला जाता है कि अब तुमको मिलेट्स के बारे में जो जो देख लेना कि कहाँ कहाँ उगता है, हम तुम लोग को लिस्ट दे रहे हैं। ज्वार, और सबसे ज्यादा किस स्टेट में उगता है बस वही देख लेना, ठीक है। ज्वार, बाजरा, रागी, कोरा, कोदो, कुटकी, राका, बाउती, राजगीरा। बाउती राजगीरा लास्ट में करना, मन किया तो कर लेना, नहीं मन किया मत करना, ठीक है। लेकिन ये लोग जरूर करके जाना। बढ़े आगे। टेम्परेचर इनका वही रहता है ना, राइस वाला। हाँ, टेम्परेचर राइस वाला ही रहता है। राइस वाला टेम्परेचर रहता है, अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ टेम्परेचर वही रहेगा, हाँ। शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है ना, राइस वाला रहता है। इसको जानते हो सो कब किया जाता है? अच्छा, इसका लिख लो, इसका पीरियड ऑफ सोइंग क्या रहता है। कभी कभी आप ठीक बात कर रहे थे गुप्ता जी। इसको इसको उड़ाते हैं हम लोग मई से अगस्त के बीच में, इसको हार्वेस्ट ये करके सो करते हैं, है ना। सो सो और हार्वेस्ट करते हैं इसको। कब हार्वेस्ट करेंगे, कोई बता सकता है? अरे जब वीट को डालेंगे सर, तब हार्वेस्ट सर, करेंगे। सर्दियों के टाइम पे आता है। अक्टूबर, नवंबर। इसीलिए बहुत जगह जैसे बिहार वहां में ना कटाई उटाई जब हो जाता है ना, तो छठ इसी के आसपास मनाया जाता है, ठीक है। उस वक्त तुम्हारे जितना भी खरीफ क्रॉप है सब लगभग कट कूट के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलो, हाँ, और कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, और कुछ नहीं कह रहे थे। अब आ जाओ थोड़ा सा पल्सेस पे, दाल पाल पे, ठीक है। पल्सेस पे आ जाओ। पल्सेस के बारे में बाबू ये जान लो ना कि इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। पी से प्रोटीन याद रखना है ना, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। इसका एक और फीचर होता है, ये क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या होता है, ये क्या करता है काम? अब नाइट्रोजन को फिक्स करती है ना। ठीक है। अच्छा, जितना भी मतलब वेजिटेरियन होगा बेचारा अंडा नहीं खा पाता है, उसको बोला था कि एक कटोरी दाल दे दी पियो, है ना। तो पहले डेली कटोरी दाल दीजिएगा, ठीक है। सर, मेरा दूध से काम हो जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो है, अच्छा इसको लगाने का फायदा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बताओगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का क्या फायदा होता है, बताओ।
नाइट्रोजन रीस्टोर हो जाती है सॉइल के अंदर। क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। और सत्यम तुम नहीं बताओगे, लेग्यूमिनस क्रॉप को उगाने का फायदा क्या होता है? आनंद बताओ, तुम बताने की कोशिश करोगे क्या? आनंद, हेलो। यस सर। हाँ शशि, बताना तो यार, लिग्विनस क्रॉप का फायदा क्या होता है? नहीं पता। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सर। तो उसे उसे फायदा क्या है? ये तो हम लिख दिए यहाँ पर, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फायदा क्या होता है? उससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो अमोनिया की रिक्वायरमेंट कम पड़ता है, यूरिया का कम रिक्वायरमेंट पड़ता है फिर अगला क्रॉप में। तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा? अल्टीमेटली होगा कि फर्टिलाइजर कम यूज करना पड़ेगा हमको। नहीं, सॉइल की फर्टिलिटी में क्या असर इफेक्ट पड़ता है? और स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगा ना। सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ा देगा यार? ये सॉइल को जब नाइट्रोजन यूज करेगा तो सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ जाएगा? सॉइल फर्टिलिटी ना बार बार ना रिस्टोर हो जाएगा। हवा से नाइट्रोजन लेके अमोनिया वाला फिक्सेशन वाला पढ़ने की इन्वायरमेंट पढ़ाई, इसलिए बोल रहे थे इन्वायरमेंट पढ़ना जरूरी है, ठीक है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब करेगा ना बाबू, तो तुम्हारा जो सॉइल में है, लोग क्या करता है, रूट्स इस तरह कराता है, ठीक है? तो ये लोग क्या करता है, ऊपर से लेता है डायरेक्ट नाइट्रोजन। कोई प्लांट लेता है क्या? तो प्रोसेस के थ्रू लेता है। अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस पढ़े हो इन्वायरमेंट में? नहीं पढ़े हो? तो हम्म। उसी से क्या होता है तुम्हारा, अल्टीमेटली जो है रिस्टोर हो जाता है क्या, सॉइल का फर्टिलिटी, ठीक है? तो क्रॉप रोटेशन करने के बाद जो ये होता है ना कि सॉइल का फर्टिलिटी घट जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि भाई सॉइल को थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ो ताकि अपना फर्टिलिटी रिस्टोर कर जाए। इसके साथ वो इश्यू नहीं होता है। आप आइए, दाल काटिए, मस्त कोई भी उसके बाद जो फसल उगा है वो लगा दीजिए उसको, ठीक है? कोई परेशानी नहीं, सीधा लगाइए आप, ठीक है? इसीलिए सॉइल क्रॉप रोटेशन में वैसा कोई ये क्या बोलते हैं, जो गैप क्रिएट होता है ना, वो नहीं होता। इसीलिए ये बोला गया था, जो किसान जो नहीं जला देता है पराली को, उसके लिए सॉल्यूशन बताया था कि जो 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 स्मॉल विंडो है ना, उसको बढ़ाने या घटाने के लिए ना आप वहां पर पल्स को भी प्रमोट कीजिए एमएसपी के थ्रू, ठीक है? चलो, अब आते हैं कमर्शियल क्रॉप्स पर। ठीक जा रहे हैं कि ठीक जा रहे हैं? और देरी चले क्या? तो इसकी रिक्वायरमेंट तो बता दीजिए। इसका ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट पल्सेस का। बहुत सारा प्रोसेस है, सबका रिक्वायरमेंट बताने लगे तो हो गया। ऐसे टाइप्स ऑफ एक पल्सेस लिख कॉमन। लो। हाँ लिख लो लिख लो, चलो लिख लो, चलो लिखो। टर्म हो सकता है मिलाने में नहीं नहीं आएगा, इतना घटिया यूपीएससी तो नहीं करेगा, उम्मीद तो नहीं है। छोड़ दो इसको, जरूरत नहीं है, चलो, कोई जरूरत नहीं है। कमर्शियल क्रॉप, शुगर केन आता है, ठीक है? शुगर केन क्या है, खरीफ क्रॉप है कि रबी क्रॉप? खरीफ क्रॉप है ना? इसमें देखो, इसका पर्पस ये होता है ना कि इसको एज अ, एक मिनट, इसको एज अ रॉ मटेरियल भी यूज करते हैं। इसके जो बगासी होते हैं उससे निकलता है तुम्हारा पेपर वगैरह बनता है। नवनीत एक कॉपी आता था, नवनीत का कॉपी, है ना? वो इको फ्रेंडली हुआ करता था, ठीक है? दूसरा काम इससे निकालते थे, इससे निकालते थे एल्कोहल। कौन है एल्कोहल? इथेनॉल की मिथेनॉल? इथेनॉल डिस्टिलरी से। और क्या, मिथेनॉल तो जहरीला होता है, नहीं सर, क्या बात करते हैं पी के मर जाएगा इंसान। इथेनॉल निकलता है, ठीक है? तो वही बोला जा रहा है अभी, जो हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग का बात कर रहे हैं ना, तो शुगर केन को इसीलिए प्रमोट करने का बात बहुत ज्यादा चल रहा है। एक्सपेक्टेड है इस साल सवाल की आएगा इससे, ठीक है? इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए? कैसा क्लाइमेट चाहिए? खरीफ है तो कैसा चाहिए? विंटर विंटर चाहिए नहीं? बस ह्यूमिडिटी वाला। हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ एक चीज और चाहिए इसको, इरिगेशन फैसिलिटी एकदम खतरनाक वाला चाहिए, ठीक है? कैसा सॉइल चाहिए इसको? लोमी सॉइल चाहिए, साथ साथ क्या सॉइल चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए, ठीक है? ये जो है तुम्हारे दो बेल्ट, इनके बेल्ट्स कौन कौन है सुन लिख लो। हालांकि लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन चलो चलो जान लो। दो बेल्ट में बाबू उगाया जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में ना तुमको उगाया जाता है, पंजाब से लेके बिहार तक, ठीक है? बीच में उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा इसमें, ठीक है? और साउथ में उगाया जाता है कहाँ पर? साउथ में क्या है, सॉरी, दूसरा बेल्ट है तुम्हारा जिसको बोलते हैं पेनिनसुलर बेल्ट, ठीक है? ये तुम्हारा उगाया जाता है गुजरात से लेकर कहाँ तक, तमिलनाडु तक, ठीक है?
उसमें सारा एरिया तुम्हारा आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, नीचे कर्नाटक आ जाएगा, है ना, इधर तुम्हारा तमिलनाडु आ जाएगा, इधर तुम्हारा आंध्र प्रदेश। इस तरह से चलिए, गुजरात से लेके तमिलनाडु। ठीक है, चलो। अच्छा, हायर यील्ड किसका है? पेनिनसुलर का हायर यील्ड है कि नॉर्थ का हायर यील्ड है? पेनिनसुला, हाँ पेनिनसुला का शायद। हाँ, इसका यील्ड ज्यादा है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यील्ड, है ना, ये ज्यादा यील्ड देता है। ठीक है, ऐसा इसमें काफी भी शॉकिंग नहीं है पर ये, शॉपिंग। मतलब काफी शॉकिंग नहीं है क्योंकि साउथ में तो रिवर्स और इरिगेशन सोर्स तो काफी मतलब कम है ना। अच्छा, तो जवाब भी तुम्हें दे रहा है और तुमको शॉकिंग भी लग रहा है? वही तो। तुक्का मार रहा है क्या तुक्का जी? चलो, क्या? शुगर तुक्का नहीं केन। मारा है। शुगर केन जो है, तुम इसका टॉप 3 स्टेट याद करके चले जाना। ठीक है, लड़ाई होते रहता है, कभी उत्तर प्रदेश नंबर 1 चला जाता है, कभी महाराष्ट्र नंबर 1 चला जाता है, इन लोगों आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। उत्तर प्रदेश में एक चीज, अच्छा छोड़ो ये बात। अच्छा, जैसे बाकी क्रॉप्स पे मिलता है एमएसपी, इस पे क्या मिलता है? शुगर केन पे क्या मिलता है? FRP, हाँ, प्राइस। एफआर, पी, एमपी। पी फेयर एंड अरे रेम्युनेटिव पीई हो गया प्राइस। यार, प्राइस है ना। साथ साथ उत्तर प्रदेश में पता है एक चीज और मिलता है, जिसको बोलते हैं एसएपी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस। इसीलिए ना समाजवादी पार्टी का जब सरकार था ना, इतना ज्यादा एसएपी को बढ़ा दिया था ना कि लग गया था। और बहुत सारा प्लांट जो है तुम्हारा मोदी नगर में, इथेनॉल सबका प्लांट सब था ना, वो सब ठप पड़ गया था। फिर योगी आया तो फिर सबको, योगी नहीं, योगी जी जब आए तो सबको फिर, है ना, एसएपी बहुत ठीक ठाक है, किसान को भी टाइम पे दाम सब मिलना शुरू हो गया है ना। चलो, ये हालांकि पॉलिटिकल न्यूज था, तो कोई औचित्य नहीं है बात बात करने का, है ना? चलो, अब दूसरा आता है बाबू, तुम्हारा कॉटन आता है। कॉटन के बारे में बताइए, बताइए, अब आप बताइए, सब हम ही नहीं बताए। बताइए किस तरह का क्रॉप होता है, पहले ये बताओ। इस तरीके का मतलब कैश क्रॉप है। नहीं वो तो खैर पढ़ा ही रहे हो आप। हम्म, और देखो कॉटन का यूज खरीफ क्रॉप है बताएगा ना, ना, तो बारिश दिमाग चाहिए। का, तार हिल जाएगा। ठीक है, पहला इसका यूज होता है, पता बारिश, है? बारिश में, कुछ नहीं आप पढ़ा। टेक्सटाइल में। ठीक है, इसका पता है सीड से ऑयल, अभी अभी ऊपर लिखवाए थे ऑयल से, दिखाए, देखा जो है, देखा है यहाँ पर, दिखवाए थे क्या? हाँ, कॉटन से। इससे पता है क्या निकलता है? इससे निकलता है वनस्पति घी। वनस्पति घी नहीं, वनस्पति, वनस्पति को कॉनिकल भाषा में क्या बोलते हैं? डालडा। हाँ, सही बात। ठीक है, इतना ही नहीं बाबू, जब इसका जो सीड बचता है ना, उसको एज अ फॉडर भी यूज करते हैं। ठीक है, और इस कॉटन सीड का फॉडर खा के ना, गाय का जो दूध है बहुत मतलब गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो मिल्क का यील्ड भी जो है ना, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉटन जो है तुम्हारा, वो खरीफ क्रॉप है ना। कैसा इसको वेदर चाहिए, बताइए, बताइए, अब बताना पड़ेगा आपको। रेनफॉल कैसे चाहिए? रेनफॉल अच्छी खासी चाहिए, हॉट और ह्यूमिड भी चाहिए। मॉडरेट चाहिए, 75 अब तो सेंटीमीटर अच्छी खासी हुई। हाँ, अबाउट 75 सेंटीमीटर, है ना। साथ ही साथ तुमको बाबू क्या चाहिए पता है? क्लाउड फ्री वेदर चाहिए। ठीक है, कितना दिन के लिए? 150 दिन के लिए। यूपीएससी ऐसे ऐसे कंडीशन पूछा है, ऐसे कॉटन, कॉटन पे नहीं पूछा है हमको। हाँ, कॉटन पे ही पूछा है 2020 में, है ना। साथ में इसको, ये पता है कब चाहिए क्लाउड फ्री वेदर, कब चाहिए? जब ना उसका कॉटन में ना एक तरह से फ्लावरिंग होता है। ठीक है, फ्लावरिंग को क्या बोलते हैं कॉटन का, पता है? बॉल ओपनिंग, बॉल ओपनिंग। ठीक है, बॉल ओपनिंग के वक्त ना तुमको क्लाउड फ्री वेदर चाहिए। बाकी फिर ठीक है, थोड़ा बहुत भी पानी पड़े तो कोई चलता है ना। सॉइल कैसा चाहिए इसको? वेल ड्रेन्ड, कैसा? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल चाहिए। लिख रहे हो ना सर? नहीं लिख रहे हो? सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन कौन करता है पता है? महाराष्ट्र। हाँ, वर्ल्ड का बात हो रहा है तो महाराष्ट्र। आपने वर्ड बोला नहीं ना, बाद में बोला ना। अच्छा, मेरा गलती, आई बेग माय पार्डन। सॉरी। ठीक है, चलो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
इंडिया का तुम लोग करके आओगे, इंडिया का तुम लोग होमवर्क सब हम नहीं बताएंगे। इंडिया का तुम लोग, इंडिया का हम लोग ऐसा नहीं है कि हम बताने नहीं चाह रहे, मतलब एस्टिमेशन फिर इसका आने वाला है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर पुराना हम लिखवा देंगे, ठीक है। तुम लोग खुद, अरे आर से रशिया है क्या? हाँ, आर से रशिया है, ठीक है। इंडिया 4th नंबर पे आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाबू अब आ जाओ चुपचाप से तुम लोग प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप में क्या बताएं अब, चलो बता दीजिए, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। टी, ठीक है। टी तुम्हारा कहाँ कहाँ उगता है? आसाम में उगता दार्जिलिंग। है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर उगता है? दार्जिलिंग नॉर्थ वेस्ट में। दार्जिलिंग में ये उगता है, ठीक है। ये स्टैब्लिश किया गया था तुम्हारा 1923 में, ठीक है। तो प्री इंडिपेंडेंस का जिसका पेपर 2 है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ब्रिटिश लोग शुरू किया था इसको, है ना। उस वक्त ना वाइल्ड टी प्लांट्स हुआ करता था हिली और फॉरेस्ट एरियाज ऑफ असम में। बाद में फिर उसको पेड़ सबको काट छांट के ड्राई ड्राई कर करके ना वहां पर फिर मतलब स्लोप्स वगैरह क्रिएट करके फिर ठीक ठाक मतलब वही ड्रेन डीप लोमी सॉइल करके प्रोड्यूस किया, है ना। तो इसका देखो कैसा कैसा सॉइल चाहिए, रिच इन ह्यूमस, ठीक है। रिच इन ह्यूमस चाहिए, यही ना तुम्हारा आइडियल होता है, स्टेट होता है, ठीक है। बारिश चाहिए, कैसा बारिश चाहिए गुप्ता जी, कैसा बारिश चाहिए? तो वेस्ट बंगाल में तो अच्छी बारिश होती होगी वहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। 600 सेंटीमीटर से ऊपर का बारिश चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा दुनिया में चाय कहाँ पिया जाता है? इंडिया में। इंडिया में ही पिया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूस कौन करता है, कौन कंट्री करता है? इंडिया ही करेगा, ओपन करेगा। इंडिया और चाइना में नहीं। होड़ लगा रहता है, देख लेना अभी रिसेंटली कौन है, ठीक है। इसे इसको लिखवा नहीं रहे तुम्हारा, देखो। अच्छा, ये तो हो गया लार्ज क्वांटिटी में यहाँ होता है। थोड़ा थोड़ा ना, मतलब छोटा छोटा स्मॉल क्वांटिटी में भी कहीं कहीं उगाया जाता है, जैसे उत्तराखंड के कुमाऊं हिल्स में उगाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के कुमाऊं हिल्स में, कांगड़ा वैली, कहाँ पर है कांगड़ा वैली? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बस इतना ही है चाय के बारे में, इतना ही जानने के, इससे ज्यादा जानने का नहीं है। कॉफी जान लो, कॉफी के बारे में थोड़ा बहुत जान लो। कॉफी के बारे में क्या बताएं, कॉफी जो है, कॉफी इंडिजीनियस क्रॉप कहाँ का है? अरेबिया का। हाँ, वैसे मतलब इंडिजिनियस तो वहाँ का है ना, साउथ अमेरिका का, या फिर अरेबिया का। इंडिया में तो अरेबिया से आई है। यानी इंडिजीनियस क्रॉप ही कहाँ का है? लीबिया। साउथ। कौन बोला लीबिया? लीबिया या इजिप्ट ऐसे है कुछ, अब नॉर्थ अफ्रीका का ही है। हम्म, ये है, पता है कहाँ का? इथियोपिया। कौन कंफ्यूज हो आपको गया मैं। पता? जो भी सीसीडी गया है वो सीसीडी गया होगा, उसको पता होगा ये चीज। मैं आज तक नहीं, इसलिए नहीं पता। अरे तुम ना गजीब अगर आदमी हो तुम, जीवन तुम जिया ही नहीं है असल में। 15 साल से तुम यूपीएससी की तैयारी में लग गया ना, तुम जियो तुम कर लियो बर्बाद, ठीक है। आजा भाई ले चलते तुमको। नहीं, बाद में जाएंगे, किसी और के साथ जाएंगे। चलो ठीक है, सपना भी दिल में बहुत चला है इसका, समझे। आनंद इतना आसान नहीं है हैं? इसको। हाँ अच्छा, क्या? सोच रहे हैं देखो। अच्छा, इथियोपिया में ये पहुंचा था, पता है कहाँ से? है कि छोड़ो यार, इसमें जाने की जरूरत नहीं। इंडिया में आया है ये, अरेबिया से आया है, ठीक है। तो इंडिया में ना दो तरह का ब्रीड तुमको मिलता है कॉफी का, ठीक है। एक है तुम्हारा, टेबल बनाओ, एक है तुम्हारा अरेबिका, अरेबिका। और दूसरा है तुम्हारा रोबस्टा। टा नहीं ता, ठीक है। अच्छा, सॉइल्स कैसा, यही पर लिख लो सॉइल कैसा कैसा चाहिए उसको। इसको चाहिए डीप, फर्टाइल और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब एक तरह से ह्यूमस था, पत्नी ऑर्गेनिक मैटर क्यों लिख दिया है, ठीक है। और पीएच लेवल ना थोड़ा सा कैसा चाहिए, एसिडिक।
एसिडिक चाहिए, क्या बात है गुप्ता जी, तुम्हारा चुपचाप से कहीं टी स्टेट वगैरह में, कॉफी स्टेट वगैरह नहीं लगता है कर्नाटका में? अरे देखो, सर ये एसिडिक एसिड क्रिएट करती है पेट के अंदर जाके, चाय या कॉफी, तो एसिडिक सॉइल में मिलती होगी। देखो ऐसे ही तुक्का मारने का होता है, ठीक है। सॉइल, ठीक है। स्लोप कैसा चाहिए इसको? स्लोप्स इसको ना जेंटल टू मॉडरेट चाहिए, है ना? इसको ना जेंटल चाहिए, ठीक है। एलिवेशन कैसा चाहिए? एलिवेशन मतलब समझते हो ना क्या होता है? इस कितना ऊंचाई, समझे? तो ई उगता है 1,000 से 1,500 मीटर पे, ये उगता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर जो है कैसा चाहिए? टेम्परेचर इसको चाहिए 150 से, अरे यार हम क्या लिख रहे हैं, 150, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको चाहिए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको चाहिए कूल, इसको चाहिए हॉट और ह्यूमिड। अच्छा, ह्यूमिडिटी का ऑपोजिट क्या होता है, बता सकता है? ड्राई। हाँ, ड्राई। अरे यार क्या बोलता है, इक्वेबल। क्या? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इक्वेबल बोलते हैं, इक्वेबल, ठीक है। इक्वेबल। ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी कैसा चाहिए इसको? ह्यूमिडिटी कैसे चाहिए? इसको चाहिए 80% के आसपास। इसको कितना चाहिए? हालांकि तो छोड़ दो यार, ये सब में हटाओ, इतना डिटेल में नहीं लिखोगे बस, कहाँ तुम लोग को ले जा रहा है। एक ना बस रेनफॉल का लिख लो, रेनफॉल का, ठीक है। रेनफॉल लिख लो। रेनफॉल तुम्हारा बनता है यहाँ पर, इसका चाहिए, इसको चाहिए 160 से 250 सेंटीमीटर पर, इसको चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर पर, ठीक है। बस ठीक है। 160 लिखा है ना? हाँ हाँ हाँ, 160 है कि 180 है वो? 160, 160, 160। 1 मिनट, कितना mm का 1 सेंटीमीटर होता है? 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है ना? हाँ, 1 mm में 10 सेंट, एक 1 mm में 10 सेंटीमीटर होता है, भंड हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, 10 10 सेंटीमीटर में 1 mm होता है ना? 10 सेंटीमीटर में 1 mm होता है? हम्म। हाँ, क्या तुम लोग? अरे, होश में हो सब कोई, कि पागल हो गए हो सब? नहीं, वो मैं रीअफर्मेशन ले रहा था मैं वो हाँ सत्यम हाँ, से। मुझे बोलता है ऐसे जानते हो, क्योंकि ये लोग बाहर से हुआ है ना बबू, तो इसलिए ना एमएम में, अगर एमएम में आता है ना, तो 1600 से लेके 2500 mm तक आता है, ठीक है। लेकिन हम सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 1 सेकंड, ठीक है, बस इतना ही है। अच्छा, कुछ कुछ जान लो इंडिया में, स्पाइसेस के बारे में लिखोगे कि छोड़ दे, मटिया दे? लिख लो यार, छोड़ना क्या? छोड़ दिए सर, इतना तो डीप में नहीं आएगा। छोड़ दें? देखो अगर आ जाता है ना तो सब पकड़ के गुप्ता को मारना, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे, ठीक है। चलो मैं तो अपना अपना बात वो रख रहा हूँ ना, ओपिनियन, बाकी सब लोग अपना रख ले। ठीक है, छोड़ो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आएगा नहीं, इतने डीप में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी बाबू तुमको ना एक थोड़ा सा जानना, बाकी जो है स्पाइसेस, फ्रूट और वेजिटेबल फ्लोरिकल्चर, इंडिया जो है वो अभी उतना उतना ज्यादा डाइवर्सिफाई किया नहीं अपने आप को फ्लोरिकल्चर में, लेकिन जिस जिस डोमेन में खुद को एक्सपोर्ट करता है ना, वो रोज में एक्सपोर्ट करता है, जैस्मीन में एक्सपोर्ट करता है, मेरीगोल्ड में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। ट्यूबरोज में एक्सपोर्ट करता है, और एक होता है तुम्हारा सीरेंथेनम, ठीक है, उसमें एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। मैक्सिमम जो है तुम्हारा फ्लोरिकल्चर एग्जिस्ट करता है कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कर्नाटका में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फ्लोरिकल्चर के बारे में बस एक इतना लिख लो, ठीक है, क्योंकि अभी ना एक्सपोर्ट प्रमोशन में ना फ्लोरिकल्चर लगा हुआ है, ठीक है।
तो ये बस जान लो, फ्लोरिकल्चर में सबसे ज्यादा अपना अपन एक्सपोर्ट करते हैं कर्नाटका से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से। बोलोगे सर राजस्थान में कहाँ से फूल उग रहा है? अरे उग रहा है तो उग रहा है, क्या करोगे? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बस बात खत्म, इससे ज्यादा कर जाने की जरूरत। टॉप 3 भी याद रखते हो, काफी है। किस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं? तो रोज में, जैस्मीन में, है ना, मेरी गोल्ड में, है ना, रोज में, और सिरसैन, हेमम। ठीक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। इस सब के ज्ञान लोगे तो एलिमिनेशन में तुम लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आ जाओ। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आ जाओ। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में कितना तरह का फार्मिंग होता है गुप्ता जी, बताइएगा, ये बताइएगा। किस तरीके का फार्मिंग होता है? हाँ, अब बताना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। ड्राई फार्मिंग, साइलेंट फार्मिंग, वेट वेट फार्मिंग, ठीक है, इरिगेटेड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, इरिगेटेड फार्मिंग, है ना। उसके बाद दूसरा टाइप का आता है तुम्हारा सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा टेरेस कल्टीवेशन, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा प्लांटेशन, है ना। उसके बाद आता है तुम्हारा कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। उसके और टाइप में तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फार्मिंग, है ना, इंटेंसिव फार्मिंग, है ना। उसके बाद आजकल देख तुम नया मार्केट में चला हुआ है इको फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें से कौन कौन तुमको पता है, कौन कौन तुमको नहीं पता है, बताओ मेरे को, उसी पे हम लोग बात करेंगे। ऊपर के 6 पता है, लास्ट वाला पता है। ये पता है, 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 अरे ये। ये नहीं, ऊपर के 6 मतलब ऊपर ड्राईलैंड, वेटलैंड, इरिगेटेड, वो पता है। अच्छा जी, ड्राईलैंड तुमको पता है? जरा बताओ तो ड्राईलैंड फार्मिंग अरे फेमिलियर टर्म है, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार आउट ऑफ द ब्लू सुन रहा हूँ, सुना हुआ टर्म। अच्छा ठीक है, छोड़ो गोपाल, भी क्या याद रखोगे। देखो, ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग बाबू वहीं पर होता है ना जहां पर रेनफॉल तुम्हारा होता है लेस देन 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 बात की एक बात। अब देखो एक चीज बताओ, अगर इतना कम बारिश है तो एक साल में तुम कितना क्रॉप उगा पाओगे? एक ही क्रॉप उगा पाओगे, है ना। क्या? क्योंकि मॉइस्चर का कंटेंट सॉइल में क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह का फार्मिंग में जनरली तुम क्या उगा सकते हो? मिलेट्स उगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें तुम इस जगह फार्मिंग तुम कहाँ पर कर सकते हो? राजस्थान में कर सकते हो, एमपी में कर सकते हो, महाराष्ट्र में कर सकते हो, साउदर्न हरियाणा में कर सकते हो, है ना। गुजरात में भी कर सकते हो, गुजरात का पानी बहुत अच्छा नहीं है ना। और कर्नाटका में भी कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें इतना ही जानना है, इसलिए ना तुमको अलग से ना, क्या बोलते हैं ना, यहाँ पर ना जनरली इस तरह के जगह जगह पर तुमको मिलेगा ना, जैसे कर्नाटका का एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पर ना थोड़ा बहुत उगाता है ना, और साथ में पता है रैबिट का भी फार्मिंग करता है, ठीक है। रैबिट का जो मांस होता है सुनने में आया है कि बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो रैबिट का भी कल्चर लोग शुरू कर देता है बहुत जगह पे तुमको। फार्मिंग के साथ साथ पिगरी भी दिखता है। पिगरी मतलब वही पॉर्क पॉर्क मीट का बिजनेस होना रहता है ना। कर्नाटका के किसान लोग काफी समृद्ध है इस मामले में, ठीक है। ड्राई ड्राई फार्मिंग हो गया, ठीक है। मतलब एक तरह से तुमको ना यहाँ पर ये भी करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग करना पड़ेगा kind of, ठीक है। चलो, वेट फार्मिंग, वहाँ वेट फार्मिंग नाम से ही लग रहा है ना। यहाँ पर रेनफॉल कितना होगा? यहाँ पर तुम्हारा 200 से ऊपर बारिश होगा, सॉरी 80 से 200 के बीच जो बारिश होगा वो तुमको यहाँ पर मिलने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड वाटर का अवेलेबिलिटी ठीक ठाक रहता है। अच्छा एक चीज बताओ, ग्राउंड वाटर का अवेलेबिलिटी ठीक ठाक रहेगा तो किस तरह का इरिगेशन यहाँ पर होगा? टैंक इरिगेशन होगा, सरफेस इरिगेशन होगा, किस तरह का इरिगेशन होगा?
टैंक वो होगा ना, वैसा वेल वाला, कुआं खोद के और ट्यूबवेल रख के। तो कौन वाला? मतलब कुआं खोद, मतलब जो टैंक, वेल इरिगेशन और वो वेल एंड वाला। ट्यूबवेल इरिगेशन। हाँ ठीक है, सरफेस इरिगेशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, नाम से देखो देखो तुम लोग तेज हो गए हो धीरे धीरे, ठीक है। तो एक तरह से ना यहाँ पर जो है ना एग्रीकल्चर में बस क्या करता है ना, क्योंकि पानी में मॉइस्चर में कंटेंट ठीक ठाक आता है, ठीक है, तो बस एग्रीकल्चर को क्या करता है ना, लेबल कर देता है, थोड़ा सा वो प्लाविंग कर देता है ना, और तुम्हारा यहाँ पर मार्केट जो है सेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह का प्रैक्टिस जनरली तुम्हारा वेट फार्मिंग जो है तुम्हारा प्रैक्टिस किया जाता है कहाँ पर? पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, तमिलनाडु में भी, है ना। अब बोलोगे सर तमिलनाडु में बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु में बारिश होता है, नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल जो होता है वहीं से होता है, ठीक है। चलो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बहुत से कुछ कुछ बताने का जरूरत नहीं है ना। ये बस वही हुआ कि तुम खुद के खेत में उगा रहे हो और खुद ही खाए हो, ठीक है। जो सरप्लस है उसको मार्केट में बेचने का तुमको वैसा कुछ उत्पाद अंदर से बचा हुआ नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वही हो गया, जैसे ही तुम्हारा लैंड का पर्पस पूरा हुआ, तुम काट ली छांट लिए, इसमें धर के आग लगा दिए आग, ठीक है, और फिर चल गए दूसरा जगह। स्लैश एंड बर्निंग बोलते हैं। प्यास से इसको ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें क्या बोलते हैं, झूमते हुए करता है तो झूमिंग झूमिंग, ठीक है। जनरली आदिवासी लोग इस टाइप का प्रैक्टिस को जो है फॉलो करता है। टेरेस कल्टीवेशन कुछ नहीं है, बस हिल जैसे हिली एरियाज है ऐसा, है ना, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे काटते चलता है ना, और स्ट्रक्चर कुछ हिल्स के बाद में इस तरह का बन जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे टेरेस प्लांटेशन बता चुके हैं अभी, है ना। बहुत ज्यादा उसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, टेक्नोलॉजी हाई लगता है, मैनेजमेंट ठीक ठाक लगता है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग जो है वो एक तरह से ऑपोजिट हो गया सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुमको क्या करना है, पैसा कमाना है मार्केट से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पता है तुमको क्या होता है? एग्रो जनरली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ना वो प्राइवेट कॉर्पोरेट लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाता है एग्रो प्रोसेसिंग के लिए। जैसे मान लो कि लीज आ गया, ठीक है, लीज जो है गुजरात के किसान लोग को जाके बोलेगा क्या होगा तुम, टोमेटो नहीं, पोटैटो, पोटैटो उगाओ, बड़ा बड़ा पोटैटो उगाओ, है ना, और काट कूट के लेस बनाओ, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, यही हुआ तुम्हारा। उसमें ना फर्टिलाइजर ऐड होता है ना पेस्टिसाइड ऐड होता है। ये सब तो तुमको पता ही होगा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव के बारे में तुमको पता ही होगा, है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की उसमें जरूरत नहीं है। मिक्स्ड फार्मिंग का एग्जांपल भी बता चुके हैं, जैसे कर्नाटका प्रैक्टिस कर रहा है उसको, है ना। मिक्स फार्मिंग क्या हो गया कि एक तरफ आप क्रॉप्स भी उगा रहे हैं और दूसरी तरफ क्या उगा रहे हैं, उगा रहे हैं मतलब दूसरी तरफ एनिमल्स को भी पाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एक तरह से एनिमल को पालने का प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं पता है ना? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसको आप क्या बोल देंगे? मिक्स फार्मिंग, ठीक है। बस इतना ही तुम्हारा फार्मिंग के टाइप का था। अब आते हैं थोड़ा डीप घुस के इरिगेशन वाले चैप्टर में। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया है ना, उससे हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे तुम लोग को, है ना। इरिगेशन का मामूल जो इंडिया में एस्टिमेट है ना, वो है करीब करीब 46.4% जो है वो तुम्हारा इरिगेशन के आसपास लैंड में आता है, ठीक है। और तुम्हारा एक चीज और मान के चलो कि एक टाइम पे एस्टिमेट किया गया था आज से 15-20 साल पहले, है ना, उसमें ना तुम्हारा 70% लोग जो था ना वो पता है रेनफॉल पे डिपेंडेंट था, ठीक है। ये 10 साल पहले की बात है, 10 साल के 15 साल पहले की बात है, 2009 के आसपास की ये बात है। तो तुम्हारा उस वक्त 70% के आसपास था, ये घट के अब तुम्हारा बढ़ा है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन ठीक ठाक हो गया है ना। तो एग्रीकल्चर में ये बात बोला जाता है, इरिगेशन में ना एक तरह से इंडिया के पास ना इफेक्टिवनेस नहीं है। जैसे एक तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया जो है तुम्हारा 2 से 4 गुना अधिक पानी यूज करता है, किसके हिसाब से? चाइना चाइना पे। और ब्राजील के कंपेरिजन में। पिछले साल की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा जी, तभी बता। नहीं। हाँ, क्या बात है, ठीक है। तो इंडिया में दोनों तरह के इरिगेशन होता है बाबू, पब्लिक इरिगेशन भी होता है, प्राइवेट इरिगेशन भी होता है। पब्लिक इरिगेशन में तुम्हारा कौन कौन आ जाएगा? पब्लिक इरिगेशन में वही आ जाएगा तुम्हारा कैनल, है ना, और प्राइवेट में आ जाएगा तुम्हारा वही क्या, ट्यूबवेल, ठीक है। ये होता है। अच्छा, अभी जो है रिसेंटली जो न्यू, अच्छा इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको किस इंडस्ट्री, इसको मेरे यार बता दी, चलो लिख लो निकल गया मुझसे। इसको ना इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के तहत ना इसमें लोन दिया जाता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के तहत, ठीक है, कैनाल के चलते, ठीक है। अभी अ, एक अगर एग्रीकल्चर इरिगेशन तुमको जाना है, कोई स्कीम अगर पढ़ना है तो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना,
ये स्कीम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, हालांकि पूछने का स्कीम का चांस बहुत कम है यूपीएससी में। ठीक है, इंडिया को नेट एक्सपोर्टर भी कहा जाता है पानी का, है ना, क्योंकि यही बात इसी के चलते जितना पानी हम लोग डाल के ये क्या, जैसे मान लो कि ये पूरा एक गिलास है, ठीक है, ये गिलास पूरा भर दिया तुम पानी, इतना सा फूल उगाने के लिए, ठीक है, ये फूल को तुम एक्सपोर्ट किया तो बाबू एक तरह से तुम क्या एक्सपोर्ट कर दिया, इतना वाटर को एक्सपोर्ट कर दिया ना। वही काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से हम लोग नेट एक्सपोर्टर ऑफ वाटर बन गए हैं। ठीक है, इरिगेशन में एक चैप्टर आता है तुम्हारा माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन, इसका पर्पस बेसिकली यही होता है ना कि तुमको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, साथ ही साथ वाटर का जो वेस्ट है ना, एक मिनट, वाटर का जो वेस्ट है ना उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, इसी के तहत बहुत सारा आया है तुम्हारा, ड्रिप इरिगेशन आया है। ड्रिप इरिगेशन पे यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है ना। एक अभी रिसेंटली चला हुआ है स्प्रिंकलर इरिगेशन, है ना। स्प्रिंकलर इरिगेशन यही होता है, मतलब मान के चलो कि ये जैसे तुम्हारा खेत है ना, यहाँ बीच में इसे तुम्हारा रख दिया है और ये गोल 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 घूमेगा और ये ऐसे ऐसे उड़ा उड़ा के पानी फेंकेगा। ठीक है, तो एक तरह से ना ये किसको रिजेंबल कर रहा है, रेनफॉल को रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है बहुत सारा टेक्निक और यूज हो रहा है, जैसे अभी एक है जिसको बोलते हैं फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है क्या, फर्टिलाइजर प्लस। पानी भी खाद भी। ठीक है, तो इसका मतलब वही हो गया कि तुम्हारा जो है वो फर्टिलाइजर्स जो वाटर सॉल्यूबल हो, है ना, वो फर्टिलाइजर जो वाटर सॉल्यूबल हो उसके थ्रू आप इरिगेशन कर दीजिए। ठीक है, तो फर्टिगेशन हो गया। सिमिलर उसी लाइन में एक और है तुम्हारा इरिगेशन। इरिगेशन क्या हुआ, केमिकल पानी। मान लो कि स्प्रिंकलर ही है, तुम डाल रहे हो ना, तो स्प्रिंकलर में जो पानी जाएगा ना तुमको उड़ाने के लिए, इसमें क्या होगा, साथ में क्या आप भेज दोगे, केमिकल भेज दो, यूरिया फूरिया भेज दो, जो भेजना भेज दो। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा जो है एफिशिएंट हो जाएगा। हालांकि फर्टिगेशन ज़्यादा इफेक्टिव है। फर्टिगेशन पे क्वेश्चन 2020 में आ चुका है, अब अगला क्वेश्चन बनेगा तो इरिगेशन पे बनेगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है वहीं से उठा के लिखवा रही है सब सारा चीज। ठीक है, अच्छा, अब आता है तुम्हारा अगला पार्ट आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है कि छोड़ दें, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है कि छोड़ दें, बताओ। और भी जैसे या करा भी दीजिए, दोनों में राजी है। बाकी लोग क्या बोलता है, अरे ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ नहीं है, ठीक है, चुपचाप से सिंपल चीज जान लो। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब यही हुआ ना कि ये एक पॉलिसी था जिसमें 1960 के आसपास इसको किया गया था। इसमें पर्पस यही था ना कि बस मेरा जो खेत सब है वो हरा भरा हो, है ना, ताकि फूड ग्रेन्स ढंग से हो जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ इसके एलिमेंट्स थे जो इजी है, तुमको पता ही होगा, है ना। HYVs है ना, HYV है, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का तुमको यूज किया जाता है। वो इरिगेशन है, वाटर का सप्लाई मतलब आपको लगातार देते रहना है। इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, है ना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, है ना, क्रेडिट और मार्केटिंग फैसिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसको सपोर्ट करने के लिए एक चीज़ और होना चाहिए जिसको बोलते हैं सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म। इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, साथ ही साथ बफर स्टॉकिंग। ठीक है, इसी के तहत हम लोग अगला चैप्टर अपना पढ़ने वाले हैं, है ना। अगला चैप्टर है हमारा, क्या है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। पढ़ लिए हो तुम लोग, ऑप्शन पढ़े हो सब, पढ़े हो नहीं सब, नॉर्मल इकोनॉमिक्स में भी है प्राइसिंग पॉलिसी। पढ़े हो, हम्म। कहाँ पढ़े हो, इकोनॉमिक्स में सर। हाँ तो बताना पड़ेगा अब। अच्छा, एक इतना फिगर बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। ये फिगर को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है। ठीक है, पहले क्या होता था ना कि ये ना इस पे ना सरकार क्या करता था, MSP अनाउंस करता था, उस पे प्रोक्योरमेंट होता था, FCI प्रोक्योरमेंट करता था, की जाता था तुम्हारा पीडीएस में, फिर है ना वो CIP होता था। ठीक है, सेंट्रल इशू प्राइस होता था, जो राशन दुकान में जो प्राइस होता है। ठीक है, फिर वो तुम्हारा वहीं पर कहाँ जाता था,
वही फेयर प्राइस ऑफ जो राशन दुकान है, ठीक है, और ये पहुंचता है तुम्हारा जनता तक, ठीक है, जनता लिख लो या सिटीजन लिख लो या फिर पीपल लिख लो, जो लिखना लिख लो, ठीक है। दूसरे तरफ होता था तुम्हारा, दूसरे तरफ क्या होता था कि एक ना ये तुम्हारा प्रोक्योरमेंट प्राइस सेट होता था, ठीक है। इस पे बेसिस पे तुम्हारा ये होता था, एफसीआई जाता था। एफसीआई तुम्हारा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ना, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ना क्या बनाता था, बफर स्टॉक। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता था ये आया था ये, ठीक है। तो एक तरह से मतलब मान के चलो कि फूड प्राइस जो है एक तरह से गवर्नमेंट सेट कर रहा है, ठीक है। अब जो नया स्ट्रक्चर है ना, देखिए ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का देखो यही 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 साइकिल है और कोई साइकिल। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा एमएसपी के स्ट्रक्चर पे। एमएसपी जो है तीन तरह का होता है। एक या तो ए टू दे दो, ठीक है, एक होता है तुम्हारा A2+ FL, और दूसरा है तुम्हारा C2, जिसको स्वामीनाथन नाथन रिकमेंड किए हैं। इसमें आ जाएगा तुम्हारा A2 आ जाएगा, FL आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, साथ ही साथ जितना भी तरह का इंटरवेंशन है सब इसमें। इंटरवेंशन से याद रखना है ना। तो एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एमएसपी को कौन सेट करता है, कौन रिकमेंड करता है एमएसपी को, CAC। सीएसईपी करता है। तो ये एमएसपी को सेट करने की कुछ कुछ कंडीशन को देखता है, जैसे कि एक होता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, दूसरा तुम्हारा डिमांड सप्लाई का क्या सिचुएशन है वो देखता है ना। तीसरा देखता है तुम्हारा कि इनपुट प्राइस में क्या चेंजेस आया है, इनपुट प्राइस में क्या चेंजेस आया है। इसको हीट मत समझना कोई भी इंजीनियर, है ना, चेंज को भी डेल्टा से हिंदी को शो करते हैं, है ना। जो इनपुट प्राइस में चेंज हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ आपके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है वो देखते हैं। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी देखते हैं, ठीक है। इसी के अंदर तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सब आ जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज है जिसको हम लोग सेट करने से पहले देखते हैं। एमएसपी का जो क्रिटिसिज्म है वो अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो मेंस के लिए है, तो ऐसे फिर भी जान लो। जब भी डालोगे इसको एमएसपी का क्रिटिसिज्म डालोगे ना, तो उसको इस हेड के अंदर डालना, पॉलिटिकल डालना, कि जो वोट बैंक के लिए राजनीति होती है उसमें गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर बर्डन पड़ जाता है। इकोनॉमिक के बेसिस पे भी यही होगा कि कंटिन्यूस इंक्रीज होते रहता है एमएसपी का, है ना। तो अल्टीमेटली उसका फिर बर्डन किस पे पड़ेगा, एमएसपी ज्यादा बढ़ा के दोगे तो क्या होगा, पेट्रोल 200 रुपये का हो जाएगा, है ना। सोशली क्या होता है कि जो बिग फार्म ओनर होते हैं जनरली वही लोग एडवांटेज ले जाते हैं, है ना। स्मॉल फार्मर को एडवांटेज बाबू इसीलिए नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि वो लोग उस क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर ही नहीं पाता है। अब मान लो कि जैसे राइस मिल रहा है 2300 रुपये क्विंटल पे, है ना। तो एक छोटा किसान कितना उगा लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 क्विंटल उगा लेगा, तो कितना मिला उसको, 10 रुपये मिला। लेकिन वही जो बड़ा किसान है वो ज्यादा क्विंटल उगा लेता है तो ज्यादा पैसा ले जाता है। तो एक तरह से सोशल इनक्वालिटी ना, सोशल लेवल पे गाँव में, क्योंकि सोशली ज्यादा लोग वेल नीडेड होते हैं, है ना। तो लोग गाँव के लेवल पे इनक्वालिटी ना और ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन में चला जाता है। जैसे पंजाब में एक कल्चर ये देखा गया है कि जनरली जो बड़ा किसान होता है ना, वो क्या करता है ना कि इतना पैसा कमा लेते हैं वो लोग कि छोटा किसान को पता है फिर हाई रेट में ना वो फिर लोन बांटना शुरू कर देता है, और फिर बाद में वही किसान जो है अरहट का लाइसेंस भी दे देता है। इसी का लड़ाई मेन बात वही है कि जो तीन एग्रीकल्चर बिल आया था, 3 एग्रीकल्चर बिल, उसका मेन इशू वही था, ठीक है। तो एक तरह से पंजाब वॉज एक्सप्लॉइटिंग दी स्मॉल फूड, इसीलिए वहां पर मान के चलो कि पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, करीब करीब 70% जो पैसा है ना वो यही सब्सिडी वब्सिडी में चला जाता है। 30% ही बेचारा पब्लिक फंड के लिए निकलता है। पंजाब का स्थिति आज के डेट में ये हो गया है कि जितना भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री था सब वहां से भाग लिया। जैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री था पंजाब से, वो भाग के मेरठ आ गया है ना। केमिकल और फर्टिलाइजर का भी इंडस्ट्री उठ के भाग के वेस्टर्न यूपी चला गया, हरियाणा चला गया। खैर वो सब बाद में देखा जाएगा। तो अल्टीमेटली बात यही है ना। टीडीएस का इवैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं है, सो मेरे हिसाब से वैसा कुछ है नहीं कहानी उसको देखने का, है ना। टीडीएस के लिए एक हालांकि एक है तुम्हारा शांता कुमारन कमेटी, है ना। उसको अगर देख लोगे तो तुम्हारा पीडीएस का सारा इशू हो जाता है सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं, एक इशू है तुम्हारा
इशू अबाउट फूड सिक्योरिटी एक्ट तुमने पढ़ ली हो? हेलो, पढ़ा था सर, अभी याद नहीं आ रहा वैसे, लेकिन पढ़ा है। ये जो हम बताने जा रहे हैं ये तो पक्का नहीं पढ़ा होगा जहां तक हमको लग रहा है। प्लानिंग कमीशन जो है ना, उसके हिसाब से फूड सिक्योरिटी का 4 स्टेज होता है। पढ़े हो ये? नहीं। देखो तो मेंस में भी काम आएगा। स्टेज 1 होता है सीरियल अवेलेबिलिटी, ठीक है। स्टेज 2 होता है सीरियल प्लस पल्सेस। स्टेज 3 होता है सीरियल प्लस पल्सेस प्लस मिल्क प्लस पनीर, ठीक है। स्टेज 4 होता है तुम्हारा ऊपर का सारा चीज साथ साथ सब्जी भी दीजिए आप, है ना, और एनिमल प्रोडक्ट्स भी दीजिए, अंडा फंडा। इसको यूज करके 2017 का एक क्वेश्चन है जो बना था, समझे? पोषण अभियान जो था, है ना, पोषण अभियान सब बेचारा अभी यहीं तक पहुंचा हुआ है, ठीक है? और फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा लिख लो, ज्यादा मत लिखो, है ना, जो मतलब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लिखना। फूड सिक्योरिटी एक्ट कब पास हुआ था ये? 2013 में पास हुआ था, है ना। ये कितना पॉपुलेशन को कवर कर रहा है? 85 करोड़ है ना अभी। ये हो गया तुम्हारा, मान के चलो कि टोटल ना इसको 2/3 पॉपुलेशन को कवर करना है, ठीक है, जिसमें 3/4 रूरल और हाफ अर्बन, ठीक है। इसमें टोटल कितना शेड्यूल है ये तो बता दो, पढ़ा है ना भैया, बताओ कितना शेड्यूल है? गुप्ता जी बताइए कितना शेड्यूल है? याद नहीं है। नहीं तो याद रहता है, हमको समझ में नहीं आता है। अब इस स्टेज में आके बोलोगे याद नहीं है। 4 शेड्यूल होता है, ठीक है। पहला शेड्यूल है बाबू उनके लिए ना जो एकदम गरीब है, ठीक है, पुअरेस्ट अमंग द पुअर, है ना, जिसको बोलते हैं अंत्योदय, ठीक है। इसको देंगे 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया में काका, 3 रुपया में 3 रुपया में चावल, 2 रुपया में गेहूं, 1 रुपया में मिलेट्स, केरोसिन। ठीक है। ये वही वाला बात हो गया तुम्हारा 5 kg, है ना, पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। इसको मोदी जी एक्सटेंड किए हैं इस शेड्यूल को, समझे? अरे समझे? यस सर। 2 में आ जाएगा तुम्हारा जिनको, ये जो है ना एक तरह से मान के चलो कि ये फूड ग्रेन के बेसिस पे मिलता है, ठीक है। और ये ना न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बेसिस पे मिलता है, क्योंकि इसमें आ जाएगा तुम्हारा चिल्ड्रन आ जाएगा, है ना, और प्रेग्नेंट वुमेन्स आ जाएगी, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक तरह से कौन से स्कीम के तहत ही दिया जाएगा? आईसीडीएस, ठीक है, आईसीडीएस के तहत ये दिया जाएगा, है ना। उसमें मातृ वंदना योजना वगैरह सबको भी इसी के अंदर तुम डाल सकते हो, ठीक है। शेड्यूल 3 जो है, इसका मतलब कोई ना डिटेल में पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमको एक भी जवाब नहीं मिल रहा है सामने से, ठीक है। सर ये ऐसे शेड्यूल नहीं पढ़े, बट ये पढ़ा कि किंगडम कवर करता है, तो आप वही है। बेयर एक्ट नहीं पढ़ा अगर आप बेयर एक्ट। अच्छा तो इसलिए तो हम बैठे हैं, काहे परेशान हो? ठीक है। ये ना शेड्यूल 3 को एक तरह से ना अ, इसके लिए रखा गया है ताकि तुम्हारा क्या क्या ग्रीवांस रिट्रेसल के लिए, है ना। अब मान लो किसी को कोई कंप्लेन हो रहा है तो कहाँ जाएगा? तो शेड्यूल 3 के तहत जो है तुम्हारा ग्रीवांस, यहाँ पर इसी को लिख लो, ये ना एक तरह से ना
एडवांसिंग फूड सिक्योरिटी है, ठीक है। तो एक तरह से मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं जिसमें ग्रीवांस रिड्रेसल भी है ना, पेनाल्टीज भी है और कंपनसेशन भी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना तुमको एक ना डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर जिसको डीजीआरओ है, उसका अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि वो सब कुछ कर सके, है ना। पेनाल्टी जो है इसमें कितना तक हो सकता है, 5,000 तक, अगर नॉन सप्लाई हुआ है किस चीज का, फूड ग्रेन्स का, ठीक है। तो 5,000 तक का हो सकता है। मतलब एक तरह से ना यही वो एक्ट है ना जो एक तरह से क्या दिया है पता है तुमको, ये शेड्यूल दिया है पता है क्या, राइट टू, ठीक है। अरे इसी यही इसी में तुमको पता है, और ये इतना ही नहीं है, इसमें तुम्हारा सोशल ऑडिट का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। सोशल ऑडिट का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। शायद यूपीए का सबसे बेस्ट काम मेरे को यही पूछो तो सबसे बढ़िया हमको यही लगता है, ठीक है। चलो आ जाओ फोर्थ शेड्यूल में आ जाओ। फोर्थ शेड्यूल जो है ये ना एक तरह से ना ये बोला जाता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ना एक तरह से ना ऑब्लाइज कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट के प्रति इस चीज में। एक जो है ना मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स जो था बफर स्टॉक वाला कहानी, ऊपर ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स जो है ना आपको ना स्टेट को ना अलोकेट करना होगा, ठीक है। उसका बेसिस क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल। सबसे ज्यादा किस स्टेट को अलॉट किया गया होगा, बिहार। ठीक है, इसी के बेसिस पे, ठीक है। ये सब इसी के बेसिस पे आ रहा है, ज़्यादा की फालतू की बातें हैं, लेकिन ये चार जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा शेड्यूल 3 है और शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 है, सॉरी शेड्यूल 2 है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें रंगराजन कमेटी बना हुआ है ना, जो आपको रिकमेंड कर किया है कि इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए उसका, है ना। साथ ही साथ आपका एक चीज और आता है, डब्ल्यूटीओ पढ़ लो तुम लोग, पढ़ लियो हो हाँ कि ना, पढ़ा है। पूछे पूछेगा फिर बताना पड़ेगा तब, अगर पढ़े हो बोलेगा तो। चलो देखो, डब्ल्यूटीओ इम्पैक्ट ऑन इंडियन, बोर्ड नहीं लग रहा है किसी को बोर्ड लग रहा है क्या, काम की चीज अभी कौन बोल। अभी काम का इस बाबू पढ़ा है, गुप्ता जी कितना तेज है, पकड़ दिए तो बाबू। डब्ल्यूटीओ में ना जो आर्टिकल 20, डब्ल्यूटीओ किस राउंड के तहत बना था कोई बता सकता है, किस राउंड के तहत डब्ल्यूटीओ बना है, उरुग्वे। दोहा। वाह, वो अपन वो उरुग्वे राउंड, है ना। इसके जो आर्टिकल 20 है ना, ये एक चीज प्रोवाइड करता है पता है क्या, AAO, मतलब कि अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, है ना। कौन एग्रीकल्चर। अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को देखो कुछ बाबू दो तरह से देखा जाता है ना। पहला तुम्हारा देखा जाता है मार्केट एक्सेस, ठीक है। दूसरा तुम्हारा देखा जाता है डोमेस्टिक सपोर्ट, ठीक है। और तीसरा तुमको देखा जाता है एक्सपोर्ट सब्सिडीज, है ना। तो इसको मार्केट एक्सेस को ना दो तरह से देखा जा रहा है, दो तरह को कवर किया गया, एक हो गया तुम्हारा ट्रेड बैरियर और दूसरा हो गया नॉन ट्रेड बैरियर। नॉन ट्रेड बैरियर में तुमको पता है कि क्या क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, पता है ना, पता होगा ऐसे मत करो। डोमेस्टिक सपोर्ट जो है दो तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, है ना, और दूसरा होता है तुम्हारा नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग वाला जो होता है ना उसको धर के हम लोग डाल दिए पता है कहाँ, एम्बर बॉक्स में, ठीक है? और जो नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है उसको डालते हैं ग्रीन बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में और व्हाइट बॉक्स, ठीक है। ये होता है तुम्हारा। अच्छा, एक राउंड हुआ था उसमें,
ये बताना सही रहेगा। तो बताए तो बता ही नहीं, चलो WTO का एक राउंड हुआ था, दोहा राउंड। ठीक है, दोहा कहाँ पर है? दोहा कहाँ पर है? कतार। फिर ये मिडिल ईस्ट में कहीं है ना? अभी IPL का कतार एयरवेज ही कर रहा है ना? तो इसमें ना, इसमें एक निकल के आया था तुम्हारा स्विस फॉर्मूला। ये कोई बता दिया तो मान जाए। स्विस फॉर्मूला क्या है? स्विस फॉर्मूला इज रिलेटेड टू, न्यूज़पेपर में भी आया है, 5-7 दिन पहले ही आया है, लेकिन पता नहीं। जो हिंदू बिजनेस लाइन कोई नहीं पढ़ता है क्या? तो पढ़ता है? नहीं पढ़ते पढ़ता। हैं सर, आजकल रेगुलर नहीं हो रहा, वो छूट जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बाबू स्विस फॉर्मूला ये होता है ना कि ना, इसमें ना रिडक्शन का बात किया गया है। किस चीज के रिडक्शन का बात किया गया है? दोहा राउंड। ठीक है। अरे यार, दोहा राउंड बोल रहे हैं। क्या रिडक्शन का बात किया गया है? टेरिफ वेरियंस का। ऊपर देखे थे ना, टेरिफ वेरियंस ये वाला, इसको ना रिडक्शन करने का बात किया गया। कैसे रिडक्शन करोगे? देखो कितना मतलब बदमाश है ये लोग, है ना? ये बोला है कि एवरेज के एवरेज किया है ये लोग, है ना, और एवरेज करके निकाला ना, 36% तक घटाना होगा इसको, डेवलप्ड कंट्रीज को। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री को अपने टैक्सेस से 36% तक घटाना होगा, लेकिन डेवलपिंग कंट्री को पता है कितना घटाना होगा? 24% डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, और इसको बोला था कि आपको अडॉप्ट करना है 2008 तक। ठीक है, लेकिन WTO का बात कोई मानता है? कोई नहीं मानता है। ठीक है, तो सेफगार्ड के लिए तो फिर इसको नहीं माना, तो फिर ना उस वक्त ना फिर सेफगार्ड मैकेनिज्म निकला। ठीक है, इससे के तहत ना सेफगार्ड मैकेनिज्म निकला। सेफगार्ड मैकेनिज्म किस चीज से सेफगार्ड? डंपिंग से। ठीक है, डंपिंग जो है बाबू, दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है कोई बता सकता है? इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तुम लोग का, और इस तरह से बात कर रहे हो, पता नहीं किससे, हम जैसे लग रहा है हिस्ट्री ऑप्शनल से बात हो रहा है मेरा। डाउनस्ट्रीम और डाइवर्सनरी। डाउनस्ट्रीम मतलब वही हुआ, एक तरह से माल जो है चाइना जो है लाके इंडिया में डायरेक्टली डंप कर दिया। ठीक है, डाइवर्सरी मतलब ये हुआ कि चाइना जो है लाके माल डंप किया कहाँ? इंडिया में, और इंडिया जाके पटक दिया उसको नेपाल में। ये हुआ, ये हुआ डाइवर्सरी। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो, अब आ जाते हैं बाबू, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डोमेस्टिक सपोर्ट के बारे में, है ना? डोमेस्टिक सपोर्ट देख लो, बस खत्म ही होने वाला है, ज्यादा नहीं तुम लोग को परेशान करेंगे। मान के चलो कि अब बस सब्सिडीज देखना है, सब्सिडीज देखना है, थोड़ा सा टैक्सेशन वगैरह का बात करना है, एग्रीकल्चर क्रेडिट भी थोड़ा सा देखना है, और उसके तो बाद लंबा जाएगा, हाँ, अभी तो लंबा जाएगा। थोड़ा सा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस देख लेना है, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी देखना है, बस सर वो। एक छोटा सेशन दूसरा दिन ले सकते हैं क्या? हाँ, एक और सेशन दूसरा दिन ले सकते हैं क्या, अगर पॉसिबल है तो? अरे आधा घंटा में पूरा हो जाएगा, आधा घंटा में पूरा हम कर देंगे, परेशान नहीं हो। ठीक है, चलो। डोमेस्टिक सपोर्ट बाबू दो तरह का हो, तुमको देने का बात किया गया है। एक जो है ना, उसमें तुम्हारा जैसे ट्रेड डिस्टॉर्टिंग टाइप का हो गया। ठीक है, उसको ना क्लासिफाई किया कर दिया गया है एम्बर बॉक्स में, है ना? मतलब एक तरह से ना कंप्लीट एलिमिनेशन कर देना है इस टाइप के डायरेक्ट सपोर्ट को। ठीक है, और अ, उसके लिए आपको ग्रेजुअल रिडक्शन करते रहना है कमिटमेंट के साथ। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। ठीक है, उसमें पहला आता है तुम्हारा ग्रीन बॉक्स। ठीक है, ग्रीन बॉक्स क्या होता है कि अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर अपने किसान को टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे दीजिए, जैसे कि PM कुसुम। ठीक है, इसमें आपको हटाने का वैसा कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा आता है तुम्हारा
ब्लू बॉक्स मतलब ये समझो, एक ना तुम्हारा आया था पीएम आशा स्कीम, सुने हो पीएम आशा स्कीम? हम्म। हाँ क्या था? अन्नदाता आय संरक्षण, हाँ अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यही था ना? हाँ हाँ, तो क्या उसमें क्या किया जा रहा था? शायद जैसे मान लो कि तीन एमएसपी है, ठीक है, तीन और मार्केट प्राइस कुछ और चल रहा है, ठीक है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, ये सरकार प्राइस प्रोवाइड, डेफिशिएंसी। ठीक है, एक्चुअल मार्केट प्राइस और ये मॉड लगा देते हैं, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये सरकार प्रोवाइड कर देगा। ये स्टार्ट हुआ था तुम्हारा मध्य प्रदेश से, बाद में फिर इसको 3 स्कीम के तहत जो है सबमर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो एक तरह से ब्लू बॉक्स वही होता है कि एक तरह से जो भी, मतलब एक तरह से मार्केट का जो जो इसके लिए टर्म है, डेफिशिएंसी पेमेंट के लिए, ठीक है, ब्लू बॉक्स देते हैं। और तुम्हारा व्हाइट जो है वो उनको दिया जाता है जो काइंड ऑफ बहुत छोटे मोटे कंट्री है, जैसे अफगानिस्तान हो गए, नेपाल हो गए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, उनके लिए दिया जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक पे आते हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडीज पे, ठीक सर है। ये व्हाइट बॉक्स आप SND को बोल रहे हो क्या? क्या? जो SND बॉक्स होता है, हाँ हाँ, स्पेशल एंड स्पेशल डिफरेंशिएटेड स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड बॉक्स इसी को बोलते हैं। व्हाइट, ठीक है। हाँ, वाइट बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर सब्सिडीज जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में मतलब वही हो गया तुम्हारा एमएसपी, और इनडायरेक्ट मतलब हो गया तुम्हारा पीडीएस, है ना। डायरेक्ट सब्सिडी में तुम्हारा बहुत सारा चीज आ जाता है, जैसे कि तुम जो फर्टिलाइजर पे जो दे रहे हो वो भी आ जाएगा, पावर पे जो दोगे वो भी आ जाएगा, क्रेडिट में भी, क्रेडिट सबवेंशन स्कीम जो करते हो, इंटरेस्ट सबवेंशन जो करते हो, वो भी इसी के तहत आ जाएगा, है ना। और एक ना फर्टिलाइजर सब्सिडी पे तुम लोग क्लास लिए हैं ना शायद, हम लिए हैं, लिए होंगे, ठीक है, लिए होंगे। अब इसमें अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बाकी सब मेंस के छोड़ो, ठीक है, बस इतना ही करके जाओ, ठीक है। एफडीआई इन एग्रीकल्चर वगैरह, एफडीआई इन एग्रीकल्चर पे भी करंट पे हम लोग बात करेंगे, करंट का जो क्लास हुआ था उसमें तो बात कर ही लिए थे। एग्रीकल्चर क्रेडिट का वैसा कुछ खास काम है नहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस से भी वैसा कुछ खास है काम है नहीं। एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी ई टेक्स जो है किसान के सपोर्ट के लिए ई टेक्नोलॉजी मिशन है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये सब सब मेंस का पार्ट है ना। तो उसको उस वक्त देख लिया जाएगा, टेस्ट सीरीज में डाल देंगे उसको, है ना। बात खत्म, इतना ही एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।